अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खूबसूरत हुआ होगा। और बदलते मौसम के साथ जो है वो मूड भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। तो मेरे तो आजकल मॉर्निंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो रही है। आई एम श्योर कि आपकी जो सुबह का आगाज़ है वो भी बहुत खूबसूरत हो रहा होगा। अल्लाह करे कि आने वाला बहुत टाइम जो है हमारे लिए आसानियाँ लेके आए, मुल्क के हालात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आए, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेगेटिविटी को जो है ना स्प्रेड करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्यार को और जो है मुस्बत रवैये को लेकर आगे बढ़ने वाले बहुत सारे कम लोग हैं। तो कोशिश करें कि आपका शुमार ऐसे लोगों में हो जो कि सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। और अल्लाह पाक आपके लिए, आपके प्यारों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। अगर आज किसी का बर्थडे है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और अगर कोई ट्रैवल में है तो अल्लाह पाक उसके सफ़र को जो है वो आसान करे, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी की जितनी तलखियाँ हैं उससे भी दूर कर दे। आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ख़ास, बहुत हसीन हो। और हम हैं ना यहाँ पे बैठे हुए आपके दिन को और आपके मूड को हसीन और ख़ास बनाने के लिए। जब भी कुछ भी इशू होता है तो हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चेंज आता है तो उसको हाईलाइट करना और अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है जो स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। दाल, चावल, आटा, क्योंकि ग्रॉसरी के लिहाज से उन्हीं का ज़्यादा ताल्लुक़ और उन्हीं की ज़्यादा जो है ना वो बस्तगी रहती है किचन के हवाले से। तो बहुत सारी किचन की अशियाँ हैं जिनके रेट्स में कमी आई है। वो कौन कौन सी अशियाँ, उसी हवाले से आज आपको अपडेट करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मरियम रज़ा, हमारी रिपोर्टर है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मौसम की तरह बहुत हसीन लग रही हैं आप भी। थैंक यू। साथ ही साथ जो है हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर है मोहम्मद अली नारो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है, दुआएं। चलें, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के मिजाज बेहतर रहेंगे तो हमारी ऑडियंस के लिए जो है वो नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आप आते रहेंगे। जैसा कि अली बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बात की है कि जो ख़वातीन की है ना इमोशनली अटैचमेंट भी किचन के साथ होती है, ग्रोसरी के साथ होती है, क्योंकि उनका सारा दिन जो है इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द गुजरता है। तो अच्छी बात ये है जो कि मेरे भी सुनने में आई है कि चिकन का जो रेट है वो कम हो गया है। पहले शायद ये 700 के करीब था कुछ, और अब जो है वो कम हो के कितना रेट हुआ है, और कौन सी अशियाँ हैं जिन पे जो है वो कमी आई है? ज़ीनत, पहले तो मैं आपकी बात में ही इजाफा करता चलूँ कि ख़वातीन की वाबस्तगी ज़्यादा होती है किचन से, बिल्कुल होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ख़वातीन की तादाद कम होती है और उन मर्दों की किचन से ज़्यादा वाबस्तगी होती है, उनमें मेरा शुमार होता है। तो मुझे भी इन चीज़ों का काफ़ी हद तक पता है। और जहाँ तक बात की है आपने चिकन के रेट्स की, तो एक सस्ता प्रोटीन जो कि अवाम के पहुंच से बाहर होता हमें दिखाई दे रहा था गुज़श्ता दिनों, बल्कि कई माह से, कि चिकन की जो कीमतें थी वो कमोबेश 700 भी क्रॉस कर चुकी थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये मतवातर नीचे आती गई हैं। और आज जो ताज़ा रेट्स हैं आज के, वो ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 414 रुपये फ़ी केजी फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है। पहले ही एक सस्ता प्रोटीन जो आवाम की पहुंच से बाहर हुआ, और दोबारा अब कीमतें नीचे आने से कमोबेश जो आम शहरी है, जो मतवसत तबका है, जो नॉर्मल तबका है, उसको सस्ता प्रोटीन उसको मुयस्सर आ सकेगा। अब चिकन चूँकि हर घर की ज़रूरत है, वो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर फंक्शन में हमारे इस्तेमाल होता है। वो कोई भी फंक्शन हो, वो अच्छा फंक्शन है, कुछ भी किस्म का फंक्शन है, उसमें हमने चिकन तो लाजमी हमारी तरजीहात में होता है। वो अगर बिरयानी में हो, कौरमे में हो, किसी ना किसी सूरत में चिकन हमारे सामने क्यों ऐसी बातें करके जो है वो मुंह में पानी ला रहे हैं? चिकन के रेट पे आए, आपने बिरयानी और कौरमे बकानी। मैंने आपको पहले चिकन की अफादियत बतानी है। अच्छा, इससे हटकर अब रेट्स नीचे आए हैं, तो ये सबसे खुशाइन बात यह है कि जो आम तबका है वो इससे मुस्तफिद होगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो चिकन फीड है उसके रेट्स में कमी आई है, जिसके बाद इसमें मुतवातर कमी आ रही है। और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे जो फार्मर्स हैं, जो काम कर रहे हैं इस हवाले से, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनको चाहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े का जो है वो चूज़ा पालें, और इन दिनों में ही जो सस्ती फीड से फ़ायदा उठाया जाए, ताकि आने वाले सीज़न में अगर रेट्स ऊपर भी जाते हैं तो जो आम शहरी है उसको सस्ता चिकन मुहैया हो सके। अब यहाँ पे इशू ये है कि अगर सस्ता चिकन हो गया है तो क्या आम मार्केट में, ओपन मार्केट में भी जो आम शहरी है उसको सस्ता चिकन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसके लिए हमारी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं उनको ज़रा हरकत में आना चाहिए कि अगर रिलीफ मिलता है तो काइंडली वो निचले तबके तक पहुँच भी सके। अगर 416 रुपये आया है रेट उसका सरकारी निर्खनामा, तो 416 रुपये का मतलब 416 रुपये ही होना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा
ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म से। हम जाती हैं दुकानों पर, वो जो कसाब बैठा है उसका आगे से रवैया होता है, जी मुझे तो पीछे से इतने की नहीं मिली है, सरकारी रेट पे मुझे आएगी तो मैं सरकारी रेट पे फ़रोख्त करूँगा। तो यहाँ पर अगर अब कीमत नीचे आई है तो यकीनी बनाया जाए कि आम शहरी जो है उसको जो चिकन है वो सरकारी नरखों में मिल सके। जैसे जैसे कीमतें नीचे आ रही हैं और ये खुशाइंद बात है, अब मज़ीद दूसरी जो अशिया फरोनोश है उनकी भी चीज़ों में जो उनकी भी अशिया की कीमतें हैं वो नीचे आनी चाहिए, चूँकि अब सबसे बड़ा जो काम हुआ वो ये हुआ है कि गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी बड़े पैमाने पर कमी आई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी सेक्टर्स में अशिया फरोनोश की कीमतें हों, वो दूसरी अशिया हों, वो मोबाइल फ़ोन्स हों, वो इलेक्ट्रॉनिक की अशिया हों, होम अप्लाइंसेज हों, तमाम तर में हम देख रहे हैं कि कमी आती दिखाई दे रही है। तो ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। जैसे एक बार महंगाई अपनी पीक पर पहुंची थी, अब उसको नीचे आते रहना चाहिए और इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि जो फ़ायदा है वो हर बंदे तक पहुंचे। और अगर कहीं पर जिस शरह से महंगाई बढ़ी है और जब ये महंगाई नीचे आ रही है, कीमतें कम हो रही हैं, अगर कहीं पर रुकती है तो उसकी वजह भी मालूम होनी चाहिए कि आया जब कीमतें बढ़ती हैं, जिसके पास जवाब ये होता है जी फ़लाँ चीज़ की कीमत बढ़ गई तो इसलिए इसकी भी बढ़नी थी, अब अगर फ़लाँ चीज़ की कीमत कम हुई है तो इसलिए इसकी भी कम होनी चाहिए। तमाम तर जो और तबके सिर्फ हैं अली कम होनी नहीं चाहिए, वो रिलीफ जो है ना वो एक्चुअल सूरत में जो है वो आवाम तक पहुंचना भी चाहिए। मरियम, जैसे कि अली ने बात की है कि जब महंगाई बढ़ती है तो रेट्स हम एकदम से बढ़ा देते हैं। अगर रात को ऐलान हुआ है ना, अनाउंसमेंट हुई है कि इस चीज़ की जो है वो कीमत बढ़ गई है, तो सुबह ही उस पर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी साइड पर जैसे ही कीमतें कम आती हैं तो उस पर हर बंदा कहता है कि अच्छा अभी तो कोई इस तरह की पॉलिसी बनी नहीं है। या फिर भी हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि जो दुकानदार हैं या सब्जी फरोश हैं या फल फरोश हैं, वो अपनी ही मर्जी का दाम जो है वो लोगों को देते हैं। तो फौरन जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल है वो चीज़ों की कीमतें कम होने पे नहीं आता। तो आप क्या समझती हैं कि आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा और क्या जो रिलीफ मिला है इससे मज़ीद रिलीफ मिल सकेगा या नहीं? जीनत, मुझे तो लगता है कि जो रिलीफ इस वक्त मिल रहा है हमें उसी पे पहले शुक्र अदा करना चाहिए अपने अल्लाह का, क्योंकि ये वही महंगाई है जो कि बढ़ रही थी। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। महंगाई अभी भी मौजूद है। हमारा जो गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, वो अभी भी इसी चक्की के अंदर पिस रहा है। लेकिन किसी हद तक कुछ चीज़ों के अंदर हमें जहाँ जहाँ रिलीफ मिली है, पहले तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को पता हो कि हमारा इस वक्त ये चीज़ कम हो गई है, ये चीज़ ज़्यादा है और इसको हमने किस तरह से डील करना है। वही बात है कि जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं या बेशक वो सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश है, उनको यही लगता है कि अभी हमारे पास कुछ नहीं आया तो हम मुँह मांगा जो है वो मांग सकते हैं। बेशक फल की कीमत 300 है, 400 है या फिर 100 रुपये है, वो अपनी ही मन घड़क कीमतें रख लेते हैं। और उसके बाद फिर जो शहरी है उसने अगर थोड़ा भी खरीदना है तो उसको खरीदना पड़ता है, क्योंकि अपने घर की ज़रूरतें पूरी उसने करनी ही है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर हम फ़ौरन से कीमतें बढ़ने पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कीमत कम होने पे भी करनी चाहिए। अभी भी कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको अगर हम बात करें उनकी, तो उनकी कीमतों के अंदर भी खासा जो है इजाफा हुआ है कमी होने के बावजूद। जबकि वो सारी चीज़ें जिनके अंदर कमी आई है, बेशक पेट्रोल की कीमत है, अगर उसके अंदर कमी आई है तो किरायों के अंदर कमी उस तरह से हमने नहीं महसूस की कि वो लोगों को वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। तो जो एक्चुअल रिलीफ है वो लोगों को मिलना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई ने वैसे ही हमारे शहरियों को परेशान किया हुआ है। घरेलू खवातीन की बात कर लें तो घरेलू खवातीन भी परेशान है, क्योंकि घर में कमाने वाला जो है वो जो लेकर आता है उसी में से उसने अपना सारा बजट तैयार करना है, बेशक वो एक हफ्ते का हो या एक महीने का। जो महंगाई चल रही है, अगर आप अपने महीने का भी बना रहे हैं बजट तो वो एक हफ्ते तक आ जाता है या 2 हफ्ते तक आ जाता है, क्योंकि महंगाई की कीमत हर चीज़ की बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो वो तो एक चलत है, चलें वो उन्होंने पे करके ले लेनी है। कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, या तो उनकी कीमतें बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बढ़ जाएगी तो वो लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, या फिर किसी और उसके ख्याल के अंदर आए कि शायद किसी तरह लोगों को बचा ले, मुतवस्सित तबका इससे महरूम ही रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं हमारे माशरे के अंदर, या हमारी जो ज़रूरत है जो हम लोग तक नहीं पहुंच पा रही, और बड़ी ज़रूरत है कि लोगों तक वो पहुंचाई जाए। जो हमारे अफसरान बैठे हुए हैं उनको इस बारे में गौर करना चाहिए कि जो हम कोई भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो हम बाद में पीछे मुड़ के देखें कि उस पे अमल हो भी रहा है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी आपने बात की है अली के, जैसे कि फ्यूल की कीमतें तो कम हुई लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं, जैसे कि शहर के अंदर लोग जो है वो लोकल सवारी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें खातिर खा कोई कमी देखने में आई नहीं है या कमी देखने में आने वाले दिनों में देखी जाएगी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे?
जीनत, ये कह लें कि अलमिया है कि कीमतें सॉरी कीमतें कम हुई, लेकिन जो उसके समरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। किराया जात कमोबेश एक हफ़्ता हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुए और बहुत बड़ा इजाफा कमी हुई डीज़ल की कीमत में भी और पेट्रोल की कीमत में भी। अब मज़ा तब आता कि जो उसके समरात हैं, जो उसके फ़वाइद हैं, वो आम आदमी तक पहुँचते। अब हम बात कर लें लोकल ट्रांसपोर्ट की या फिर बैरूनी ट्रांसपोर्ट, जो हमारे करीबी तरीन शहर हैं, जाना है वहाँ पर किसी ने भी, तो हमारे पास दो स्टैंड बुनियादी तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। हम लग्जरी सफ़र का बात नहीं मैं कर रहा हूँ, GBS जनरल बस स्टैंड की बात कर लें या आप GTS की बात कर लें, तो जो किराया जात हैं, मतलब कि जड़ांवाला का किराया सरकारी जो निर्ख है उसका इस वक्त है 110 रुपये और वहाँ पर लिए जा रहे हैं 130 से 140 रुपये। सरगोदा का निर्खनामा जो है वो है 360 रुपये और चार्ज किया जा रहा है 400 से 450 रुपये। इसी तरह समंदरी, इसी तरह आपका लाहौर, इसी तरह शेखुपुरा, इसी तरह तमाम तर अजला जो आपके कुछ मुसाफत में हैं वहाँ पर किराया जात भरपूर चार्ज किए जा रहे हैं। अब लम्हा फ़िक्रिया, अलमिया और हमारे मुतल्लिका इदारों की नाहली कह लें कि वो पता नहीं किस ख्वाबे गफलत में मुब्तला हैं। एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, उसके बावजूद आपके पास आपसे एक सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। इससे बड़ी काहिली और नालायकी क्या हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं GBS में, उनका काम ही ये है कि वो जो जनरल बस स्टैंड के बुनियादी मसाइल हैं उनका सल्यूशन एट द स्पॉट करें। अगर वो पास बैठे हुए भी किराया जात पर अमल दरामद नहीं करवा पाते और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मनमानी के दाम वसूल करते हैं आम शहरियों से, और फिर इसके बाद जो पेट्रोल की कीमत का कम होने का लेना देना है वो आम शहरी से कोई नहीं रह जाता अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता है। इसी तरह हमारा GTS है, हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर सड़कों पर, अगर अड्डों पर जाकर काम नहीं करेगी तो इन्होंने क्या ये जो कमिश्नर ऑफिस का दफ्तर है उसकी हदूद पर बैठकर ही सारा काम करना है? जब इन्होंने अपने नुमाइंदों को, अपने मुलाजमीन को, अपने अहलकारों को वहाँ पर भेजकर ताज़ा तरीन रिपोर्ट नहीं लेनी तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने सरकारी निर्खनामों पर अगर अमल दरामद नहीं करना है तो ये तनख्वाहें किस बात की लेते हैं? एक हफ्ते से जायद हो गया, तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का और मनमानी लगाई हुई है ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी जानिब से। उनके पास चले जाएं, उनसे जवाब ले लें तो आगे से उनके जवाब अजीबोगरीब आते हैं कि जी हमसे अड्डे की फीस चार्ज की जाती है, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, इसका मोबिल ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। जनाब ये चीज़ें तो सारी आपके साथ साथ हैं, आपने तो उसका मुनाफा आप ले रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या मसला है कि ट्रांसपोर्टर्स को उस तरह से मुनाफा नहीं मिलेगा। अगर वो सरकारी निर्खनामों के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो उनका मुनाफा कम होगा। वो अपना कम होता मुनाफा नहीं छोड़ रहा, लेकिन इधर सरकारी मुलाजिम की ये हटधर्मी है, नलायकी है कि वो सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। उसके पास सोर्सेज पूरे हैं, उसके पास क्योंकि किसी भी चीज़ का चेक एंड बैलेंस, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात होगी ट्रांसपोर्ट के हवाले से। थोड़ा सा अली, जैसे कि चिकन की कीमत के हवाले से आपने बताया, अगर आटे की बात करें, चीनी की बात करें, तो इनकी कीमतों में कितनी कमी वाक़या हुई है और मज़ीद क्या इसमें कमी देखने में आएगी? जीना, जहाँ तक आटे की बात की है तो आपने चक्की के आटे में जो चक्की मालकान की जानिब से खुद से आप कह लें कि कीमतों में कमी कर दी गई है। चूँकि 1 नवंबर को सरकारी कोटा जो है गंदम का वो खुलने वाला है और उसके बाद कीमतें मज़ीद कम हो जाएंगी और जो सरकारी गंदम है कोटा जब वो पहुँचेगा चक्की मालकान तक तो ज़ाहिर बात है कीमतें नीचे आएंगी। अब जो ताज़ा तरीन कीमत कम की गई है वो 5 से 10 रुपये, मुख्तलिफ इलाकों में 5 रुपये कम हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में 10 रुपये कम हुए हैं फ़ी kg में। तो जो गंदम आटा, चूँकि अब बड़ी तादाद जो फ्लोर मिल्स का आटा या आप ये कह लें कि थैले का आटा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं गंदम के आटे को, चक्की के आटे को, खालिस आटे को। तो वो अगर सस्ता होता है तो आप ये समझ लें कि आपने शहर की एक बड़ी आबादी को रिलीफ दे दिया है। और उसमें जैसा कि कल भी मैंने रिपोर्ट की थी कि अब इसमें मुसलसल कमी आती जाएगी। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि काफ़ी चीज़ें अब नीचे आएंगी। अब मामला ये देखना होगा कि हमें जो नीचे आती कीमतें हैं इनमें तवातुर बरकरार रहे और ये कमी आती रहे, ताकि जिस तरह से ये बड़ी थी उस तरह से नीचे आए और इसका रिलीफ जो है, इसका फ़ायदा जो है वो आम शहरी को मिल सके। आम तौर पर 5 रुपये
कोई बड़ा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी कमी हो गई, यानी कि 135 रुपये फ़ी केजी कहीं पर फ़रोख्त हो रहा है, कहीं 130 रुपये केजी फ़रोख्त हो रहा है, और अभी भी ये खासा महंगा है। आप अंदाज़ा करें कि ये 70 रुपये से ऊपर गया है आटा, 135-140 रुपये तक। इसको नीचे भी वैसे आना चाहिए, और 1 नवंबर के बाद उम्मीद की जा रही है कि 10 रुपये अगर सस्ता होता है तो ये आटा 125 से 120 रुपये में अवेलेबल होगा, तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। और जो शहरियों की बड़ी तादाद है उस पर ज़ाहिर बात है खुश भी है, चूँकि आटा हमारी बुनियादी ज़रूरत में है, सुबह दोपहर रात इस्तेमाल होना ही होना है, हर घर में मौजूद होना ही होना है। तो इस ऐसी जो अशिया खरनोश है, जब ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर हमारी ज़िले इंतज़ामिया और जो हुकूमतें हैं उनको भी एक्टिव होने की ज़रूरत होती है कि यार ये जो चीज़ है इसकी बढ़ोतरी की जाए, इसको बढ़ाया जाए। अगर सस्ता हुआ है तो हर तरफ सस्ता हो, अगर चंद चक्की मालिकान ने किया है तो इसका मतलब ये है कि बकिया भी कर सकते हैं। बिल्कुल अली, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और जानेंगे कि और ऐसी कौन सी ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया हैं जिनमें कमी वाक़या हुई। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलने की बात आती है, जब भी जो है हमारे शहरी जब कुछ पे करते हैं तो उनका राइट बनता है कि उनको जो चीज़ें वो उतनी फ्रेश उतनी ताज़ा मिले ताकि वो उनके लिए हेल्दी हों, उनकी लाइफ को बेहतर करें। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम जो है वो मिलावट कर देते हैं चीज़ों में। हमारे ही अंदर से जो लोग निकल के आवाम का जो हिस्सा होते हैं, जो भी सब्ज़ी फ़रोश हैं या फल फ़रोश हैं या किसी भी तरह के हम काम करने वालों की बात कर लें, जो दुकानदार हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जो लोग बैठे हुए हैं, हम में से ही हैं, तो खुदारा आप अपने लोगों का ख्याल करें। अगर हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ दिया जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। 4-10 रुपये ज़्यादा कमा लेने से कोई ना तो बड़ा हो जाएगा, और कहते हैं कि कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा कमाते हैं कितने टाइम तक निकाल लेंगे। तो अगर आवाम को सताई हुई है, आवाम जो महंगाई से है उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो उस रिलीफ में अपना भी कंट्रीब्यूट करें और उसी तरह से जो अशिया है उसी कीमत पे बेचें जो आपको इंतज़ामिया की तरफ से रेट लिस्ट दी जाती है, ताकि आवाम की पहुंच में हर चीज़ आ सके। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि घर में दाल चावल आटा ये सब तो मौजूद होता है, सब्ज़ी दालें सबका इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन जो आम आवाम है, जो एक गरीब आदमी है, उसकी पहुँच से फल बहुत दूर है। तो कोशिश करें कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है तो फल की कीमतें भी उतनी कम हों कि चलो वो सीजनल बहुत ज़्यादा नहीं तो एक आध बार जो है वो ख़ुद भी फ्रूट खा ले, अपने बच्चों को भी खिला दे। क्योंकि किसका दिल नहीं चाहता कि अगर मार्केट में कोई चीज़ आ रही है तो वो अपने घर पे लेके जाए, अपने बच्चों को खिलाए। तो इस सब में हम सब की इंडिविजुअली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमें एज सिटीज़न पूरी करनी है। अपनी अगर हम जिम्मेदारियों से भागेंगे और सिर्फ अपना सोचेंगे तो हमारा मुल्क कभी भी जो है वो बेहतरी की जानिब नहीं जाएगा। तो अगर हमारी हुकूमतों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से महंगाई पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम देखने वालों से जो कि मसनूई महंगाई कर देते हैं और रिलीफ मिलने के बावजूद भी आवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा या उसके इफ़ेक्ट्स उस तरह से नहीं आ रहे जो कि उनका राइट बनता है, तो अपना जो है बहैसियत शहरी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे ताकि हम एक जो है वो खुशहाल माशरे को जन्म दे सकें। मरियम, जैसे कि हमने बात की है कि आटे दाल के हवाले से बहुत सारी, इसी तरह मसाला चाट के हवाले से भी अगर देखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि घरों में जब भी कोई सालन बनता है तो मसाले भी बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट हैं और भी घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन अशिया में जो है वो मज़ीद कमी हुई है या आने वाले दिनों में हमें कमी देखने में मिलेगी? ज़ीनत, पहले तो मैं आपकी बात को करूँगी कि भाई ज़्यादा कमा लेने से कोई जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता। इसके अंदर हमारे जो दुकानदार है, कभी उनसे पूछा भी जाए ना, जो हमारे वो लोग जिनको वाकई नॉलेज होती है और पता होता है कि 10 रुपये कम हुए हैं तो हमने आगे 10 रुपये से कम ही चीज़ है उसको ख़रीदना है, तो उसके अंदर दुकानदार आगे से बड़ा ही एक लॉजिक देता है अपनी तरफ से कि भाई महंगाई बहुत है, बाबूजी महंगाई बहुत हो गई। महंगाई तो हो गई है, लेकिन अगर आप इस तरह की मसनूई महंगाई करेंगे और आप 10 रुपये अपने जेब में डालेंगे
तो वो जो अपनी जेब से 10 रुपये दे रहा है उसका क्या होगा। ये पूरा एक सर्कल है जो चलता है और हम इस पर गौर नहीं करते, हमारे दुकानदार भी स्पेशली इस पर गौर नहीं करते। और अगर हम ज़िले इंतज़ामिया को इस बात में, इसके टहरे में खड़ा करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम खुद भी शरीक होते हैं। हम कहते हैं जैसे हुक्मरान वैसी ही अवाम। तो ये वही बात है कि हमें अपने आप पे भी गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात आपकी मसाला जात की, तो मसाला जात तो ऐसे है कि एक बेसिक नीड है, हम सिर्फ सब्ज़ी ला के घर रख नहीं सकते, उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो डलेंगी तो उसके बाद एक सालन जो है वो तैयार होता है। तो उसकी कीमतें जो हैं पिछले दिनों के अंदर, उनकी कीमतों के अंदर खासा इजाफा जो था वो महसूस किया गया था कि वही बात थी कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी, तो साथ ही तमाम चीज़ों की कीमत बेशक बढ़ाई गई या नहीं गई, लेकिन वो उन्होंने रख ली कि भाई इतनी बढ़ गई, हर जगह महंगाई है, इसका मतलब हमने भी 10 रुपये ज़्यादा ही मांगने हैं। तो वही बात हुई कि उसके बाद जो हमारे मसाला जात थे उनकी कीमत के अंदर भी इजाफा हो, जो बेसिक नीड है हमारी, तो उसके अंदर अब जो कमी है वो किसी हद तक नज़र आ रही है कि 2-2, 3-3 रुपये, 4-4 रुपये जो है वो पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। जब महंगाई होती है तो एकदम से होती है, 10 रुपये या 30 रुपये या 50 रुपये बढ़ाए जाते हैं तो एकदम से बढ़ाए जाते हैं। लेकिन अलमिया भी है कि वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता है, 2 रुपये कम हो गए, 3 रुपये। पेट्रोल की कीमत जब पहले कम होने लगी थी, पहले ज़्यादा हुई, फिर एकदम से उन्होंने 8 रुपये कम कर दिए, फिर एकदम से 15 रुपये बढ़ा दिए गए। अब उसके बाद अब 30 रुपये जो है उसके अंदर कमी जो है वो की गई है। मज़ीद है कि भी इसके अंदर मज़ीद कमी आएगी, लेकिन अल्लाह करे बिल्कुल हो। ये तो हमारी आवाम की दुआ है कि क्योंकि खासा फ़र्क जो है वो महसूस किया गया है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो ऐसी थी जो कम हुई तो चीज़ों के अंदर कमी आई है। वो अलग बात है कि रिलीफ लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसकी कमी जो है वो बहुत खुशाइंदा है और इस पर हमें हुकूमत का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि चलें आपने आवाम के बारे में सोचना शुरू किया कि अगर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ पॉजिटिव जो है वो हो रहा है तो उस पर एडमायर भी करना चाहिए। और जो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, हमारी तो दुआ है कि इदारे में बैठा हर ऑफिसर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, अगर हर बंदा सिर्फ अपने हिस्से की मरियम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल पे हम जो है ना वो बहुत जल्द काबू पा सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा मसला जो है, आम शहरी की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी ज़िंदगी का सबसे मेन जो पर्पज़ है वो उसके घर का चूल्हा ही जलाना है। अगर उसके पहुँच में हर चीज़ें होंगी, चाहे वो उसकी ग्रॉसरी है, उसके बच्चों की तालीम है या उसके घर का किसी भी तरह का कोई भी खर्चा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत से उसको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आम शहरी को शायद किसी हुकूमत से, किसी अफसर से या किसी भी आने जाने वाली चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है कि उसके घर का चूल्हा जो है वो कैसे चल रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी का सर्कल कैसे चलाना है। आवाम की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसको वो चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो आने जाने वाली चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है कि उसके घर का चूल्हा जो है वो कैसे चल रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी का सर्कल कैसे चलाना है। आवाम की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसको वो चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो किरायों पे रह रहे हैं, उन्होंने किराए भी देने हैं, बच्चे भी पालने हैं अपने, फिर घर का चूल्हा भी चलाना। और जिस तरह की महंगाई है पाकिस्तान के अंदर इस दिन में या इस ज़माने में, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए अपने बच्चों को पालना, घर का सर्कल चलाना। स्पेशली क्योंकि हमारा माशरा भी ऐसा है कि ख़वातीन बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती, घर से कुछ के मसाइल होते हैं, कुछ हालांकि जिस तरह का टाइम चल रहा है, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मुझे लगता है कि हर एक घर के फ़र्द को जो है ना, अगर वो कैपेबल है तो उसको काम करना चाहिए। हमने ये जो धकियानूसी अपने ही नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि कमाई करना सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द और औरत दोनों ही जो है वो माशरे की एक गाड़ी के दो पहिए हैं जिनसे हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से चल सकती है। अगर हर बंदा अपना कंट्रीब्यूट करे, अगर घर में एक मर्द है और वो 30 से 35 हज़ार कमा के लेके आ रहा है, चले 30-35 नहीं तो 20-25 ही अगर औरत लेके आ रही है, तो आप देखिए कितना फ़र्क आता है। तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं खुद को और खुद के बिहेवियर्स को भी बदलने की ज़रूरत है। इसके अंदर अभी तरबियत का भी बड़ा फैक्टर होता है कि आप इस चीज़ को समझें। अगर एक लड़की के माँ बाप ने उस पर पैसे लगाए हैं तो उसका राइट बनता है कि वो उस चीज़ को पे ऑफ करे या अपने आप पे उसको लगाए, और उसके बाद अगर वो शादी करके शौहर के पास भी जा रही है तो उसको इतनी हमें देनी चाहिए कि वो मिलकर कमा सकें। क्योंकि जिस तरह का हमारा इस वक्त महंगाई का दौर चल रहा है,
उसमें ज़रूरी है कि हम मिलकर कमाएं ताकि अपने घर के अखराजात को जो है वो चलाया जा सके। लेकिन इसके अंदर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारी गलती मर्द की है। हमारा माशरा भी ऐसा है कि शायद हमारी फैमिलीज अपनी बेटियों को बचाना चाहती हैं। माशरा में तो हम लोगों से ही बनता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से तो चेंज को शुरू करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ जैसे कि हम आज किचन के हवाले से ही कर रहे हैं और ज़्यादा देखते हैं कि जो ख़वातीन है वही किचन में सारा किचन को संभालती हैं। मर्द हज़रात भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन की देखी जाती है। अगर वो कमा के घर पे लेके आएंगी और सिर्फ अपने घर का चूल्हा ही वो जलाना शुरू करते हैं, सिर्फ किचन के एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर लें, मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर खर्चा होता है जो घर के। ख़वातीन की आबादी ज़्यादा है, तो अगर वो काम करना शुरू कर देंगी तो बहुत कुछ बदलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है वो बदल जाएगा, नहीं, लेकिन आपका अपना पाकिस्तान, शायद आपका अपना एक घर होता है, वो चार दीवारी होती है जिसके अंदर आप रह सकते हो और बहुत कुछ बदल सकते हो। अगर हर इंसान अपना अपना घर जो है उसका निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करे तो भी एक मेजर चेंज आ सकता है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और दुआ गो है कि आपके लिए आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ हो। और अगर रिलीफ होगा तो यकीनन हमारे प्रोग्राम में बात होगी, क्योंकि वो ये प्रोग्राम हमारा नहीं, हमारी देखने वाली आवाम का है, आपका है। आपके मसाइल जो है वो हमारे हैं और उनका हल जिस तरह से भी मुमकिन हो हमारी कोशिश है कि हम उसे हल करें और आपके सामने जो है वो मज़ीद इस तरह के एक्सपर्ट्स लेके आ सके जो आपको बहुत ज़्यादा आगाही दें। तो वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करते हैं काश्तकारी के हवाले से ज़्यादा कि किस तरह से जो है वो फसलें, चाहे आप किसी भी तरह की फसल को उगा रहे हैं, काश्त कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह की जो है वो एहतियाती तदाबीर हैं या कौन सा लाहे अमल है जो आपको इख्तियार करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी फसल हरी भरी हो। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि गंदम के लिए कितनी इकसाम की होती हैं, इसके लिए क्या वक्त बेहतर रहता है और कौन सी खादें और ऐसा बीज है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और अच्छे अंदाज से जो है वो आपकी फसल जो है वो फले फूले। और आपके लिए, क्योंकि सारी बात इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, पूरा एक टाइम लगता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें करें जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों। और इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीम अहमद हैं, सीनियर साइंटिस्ट शोबा गंदम अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपके मिजाज कैसे हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। चले, बहुत अच्छा बात है, आपके लिए इसी तरह से अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। सर, गंदम के हवाले से अगर बात करें तो ज़ाहिर बात है कि हर किसी की कोशिश होती है, बहुत मेहनत का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार हो और अच्छी पैदावार हो ताकि वो जो है ना उसके दाम भी अच्छे उसको मिल सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डे वन से जो प्रोसीजर इख्तियार कर रहे हो वो कितना ज़्यादा उसमें आप एहतियाती तदाबीर का जो है वो ख्याल रख रहे हो, कौन से इकदाम कर रहे हो, बीज और खादें किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हो। अगर गंदम के हवाले से हम बात करें तो ज़ाहिर बात है जब कोई भी हम अमल शुरू करते हैं तो उसके पहले की तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फसल को काश्त करने से पहले किस तरह की तैयारी जो है ना वो करनी चाहिए, किसानों को किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अच्छी फसल जो है उसे बो सकें? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी। गंदम की आजकल चूँकि गंदम की काश्त का मौसम आ चुका है, तो ज़िम्मेदारों को इस हवाले से सबसे पहले तो ये गंदम की तैयारी के लिए जो सबसे पहला मरहला आता है वो है ज़मीन की तैयारी का मरहला। जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन तैयार करते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चूँकि आपने उसमें बीज लगाना है। ज़मीन ऐसी तैयार हो, नरम हो, बुरबरी हो, ताकि गंदम के बीज के उगाव में वो मावन साबित हो। तो उसके लिए जो सबसे पहला ज़रूरी काम करना होता है वो ये है कि ज़मीन को अपाशी करनी होती है, जिसको रौनी कहते हैं, यानी प्री सोइंग इरिगेशन। बिजाई से पहले जो ज़मीन को, अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं जैसे कि बारानी इलाके में, वहाँ तो खैर इरिगेशन का कंसेप्ट नहीं है, वो तो बारिश पे डिपेंड करते हैं। जो अपाश इलाके हैं वहाँ एक पानी देना ज़रूरी है ताकि ज़मीन नरम और बुरबी हो। उसके बाद जब 15 से 10-15 दिन में वतर आ जाता है फिर काश्तकारी का अमल शुरू किया जाता है। तो उसके लिए एक और जो अमल बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ज़िम्मेदारों को चाहिए कि अपने खेतों को हमवार करें
हमवार करने के लिए लेज़र लैंड लेवलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर के साथ करा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब खेतों को आपाशी की जाएगी तो वो यकसा पानी पूरे खेत में लगेगा। उसके अलावा जितने ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भी पूरे खेत को सारे खेत में पौधों को यकसा तौर पर मैसर होंगे। अच्छा, उसके अलावा और दूसरे इक़दामात हैं। आपने गंदम की कौन सी किस्म लगानी है उसका फ़ैसला करना है, और गंदम के लिए अगर आपने बीज अपने घर के लिए रखना है तो उसका आपने डिसाइड करना है कि किस खेत में मैंने लगाना है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर उसके अलावा जो काश्त का वक्त है उसके लिए ज़रूरी है कि आप महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयाँ हैं बारिश के हवाले से या दूसरा, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए गंदम की काश्त का फ़ैसला करेंगे। जैसे कि आपने गंदम की इकसाम के हवाले से भी बात की कि किस तरह की इकसाम है, तो क्या हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर है किसानों में या ज़मींदारों में कि जब वो काश्त करते हैं तो वो इस चीज़ का खुद से फ़ैसला कर सकें कि कौन सा बीज या कौन सी जो है गंदम की इकसाम है जो उनको जो है उसको बोना है, उसकी काश्तकारी करनी है, ताकि जो है वो फसल बेहतर अंदाज में जो है उसकी पैदावार हो? जी, सबसे जो ज़रूरी इसमें इक़दाम है वो है गंदम की किस्म का इंतखाब। इस हवाले से ज़िम्मेदारों को महकमा जो है वो हर साल महकमे की मंजूर शुदा अक़साम ये प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये एडवर्टाइज़ करता रहता है महकमा कि जो महकमे की मंजूर शुदा अक़साम है सिर्फ़ वही काश्त की जाए ताकि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। इस साल गंदम 2023 और 24 के लिए इस मौसम जो महकमा ज़राअत ने जो अक़साम गंदम की मंजूर शुदा जो ज़िम्मेदारों के लिए की हैं, उसमें आपाश इलाकों के लिए सबसे पहले है अरूज 22, फिर अकबर 19 है, दिलकश 20 है। ये वो अक़साम हैं कि जो बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल हैं। इसके अलावा जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं उसमें नवाब है 21, सादक 21 है, फिर उसके अलावा थल के इलाके के लिए निशान है, फिर बरानी इलाकों के लिए MA 21, अरूज 22 और उसके अलावा मरकज़ 19 है। ये वो अक़साम हैं कि अगर ज़िम्मेदार इनको काश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी पैदावार में इजाफ़ा होगा। और वक्त इसके लिए कौन सा बेहतरीन है कि किस वक्त जो है वो काश्त करनी चाहिए ताकि आपकी जो है ना वो फसल, जैसे कि आपने बताई कि इकसाम अगर इसको वो फॉलो करते हैं और अपनी ज़मीन के लिहाज से पहले तो वो इकसाम का जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस तरह की जो है वो गंदम हमें काश्त करनी है, फिर उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सा जो टाइम है वो सबसे बेस्ट है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसका बेनिफिट लिख सकें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही फैक्टर को या एक ही अमल पे ज़िम्मेदार फोकस करें जो वक्त काश्त है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 70 मन 60 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो ये वक्त काश्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उसके लिए जो महकमे का जो सिफारिश करदा वक्त है वो बरानी इलाकों के लिए 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का वक्त है। इसके अलावा जो आपाश इलाके हैं वहाँ 1 नवंबर से 20 नवंबर तक का बेहतरीन टाइम है। लेकिन जैसे कि जो मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र आप इसको अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में काश्त कर रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि वैसे पहला पानी 20 से 25 दिन के बाद लगाते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त दर्जा हरारत थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है। और गंदम का उगाव बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी ग्रोथ तेज़ होती है क्योंकि दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। तो आपने ये ज़िम्मेदार भाइयों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब गंदम 3 से 4 पत्ते पे आ जाए, वो 15 से 20 दिन में आ जाए, तो उसी वक्त उसको पहला पानी लगा देना है, क्योंकि इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। मैं फिर इस बात पे भरपूर इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए उसको जितनी जल्द हो सके 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये सबसे बेहतरीन टाइम है अगर आप 60 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन 20 नवंबर तक आप हर सूरत में इसको काश्त कर दें। 20 नवंबर के बाद अगर आप काश्त करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात जो अंदेशा है, अगर 30 नवंबर या दिसंबर में आप काश्त करते हैं तो गंदम की पैदावार आपकी आधी रह जाती है। उसके बाद आप इसमें जितने मर्जी खादों का इस्तेमाल करें लेकिन आप वो मतलूबा पैदावार हासिल नहीं कर सकें। इसलिए ज़रूरी है, मेरी ज़िम्मेदार काश्तकार भाइयों से ये रिक्वेस्ट है
कि कोशिश करें कि जितनी जल्द अज जल्द हो सके गंदम की काश्त करें और नवंबर के महीने में हर सूरत में इसको मुकम्मल करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जी। पैदावार को बढ़ा सकें। जैसे जी, कि आपने बढ़ा बताया कि 60% तक आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर वो इस तरह के टाइम पीरियड को मद्देनज़र रखते जी, हैं। बिल्कुल और ऐसे। बहुत ज़रूरी भी है उनके लिए इन तमाम चीज़ों से आगाह होना। बीज की अगर बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड, नॉन सर्टिफाइड तरह के आपको जो है वो बीज मिलते हैं। तो गंदम की काश्त के लिए कौन सा बीज सबसे बेस्ट है और किस तरह से उसका इंतखाब करना चाहिए? अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस हवाले से कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकता है और इसमें डिपार्टमेंट कितना जो है वो महकमा कितना अहम रोल प्ले करता है? गंदम के हवाले से ये मार्केट में जैसे कि आपने बताया कि बहुत से सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड है, लेकिन आपने महकमे का तस्दीक शुदा बीज लेना है। अगर आप पहले तो ये है कि गंदम का बीज जो मैंने अभी इकसाम बताई हैं, अरूज, दिलकश, अकबर वगैरह या निशान, नवाब, सादिक, और ये पंजाब सीड कॉरपोरेशन से भी मिल रहा है। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी सीड को दे रही हैं, लेकिन आपने सीड लेते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो टैग शुदा हो महकमे का। उसको जो तस्दीक शुदा बीज होता है, महकमे का सर्टिफाइड बीज है, उसको टैग लगा होता है FSCRD का। अगर टैग शुदा नहीं है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कोई और किस्म हो जो आपको अरूज के नाम से दे रहे हों या अकबर के नाम से दे रहे हों, वो तस्दीक शुदा बीज नहीं कहलाएगा। तो आपने इस बीज खरीदते हुए मार्केट से इस बात का ख्याल रखना है कि वो टैग शुदा बीज हो, महकमे का तस्दीक शुदा हो। तो उसके अलावा इस हवाले से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार है वो महकमा ज़राअत तोसीह के दफातर से हासिल की जा सकती है या अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा फैसलाबाद की शोबा गंदम से रब्ता करके भी वहाँ से इंफॉर्मेशन इस हवाले से हासिल की जा सकती है। ठीक है, ये तो आपने सर्टिफाइड बीज के हवाले से बात की है, लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो किसान है अपनी पहले से ही जो उनके पास पड़ी हुई स्टोर की हुई गंदम है उसी को बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान देती है आपकी फसल के लिए? हाँ, अगर ज़िम्मेदार भाई अगर उनको बीज अवेलेबल नहीं है, पहली तो सूरत ये है कि वो महकमे से गंदम का बीज लें या किसी सर्टिफाइड सोर्स से, क्योंकि गंदम के दान, गंदम में खाने वाली गंदम में और बीज में फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको चाहिए कि एक बार कम से कम महकमे से ले ले, 4-5 साल तक वो अपना बीज खुद तैयार कर सकता है। उसके लिए अलग से हिदायत हैं, वो भी बाद में फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर वो खुद उसको किसी भी सूरत में कहीं से बीज अवेलेबल नहीं है और वो अपना बीज ही इस्तेमाल करना चाहता है, तो सबसे पहले वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि जो बीज वो घर का यूज़ कर रहा है वो एक ही किस्म का बीज है, उसमें कोई दूसरी किस्म उसमें मिलावट नहीं है। सही। दूसरी बात ये कि उस बीज को इस्तेमाल करने से पहले उसको ग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। महकमा ज़राअत में ये ग्रेडिंग की सहूलत मौजूद है। अगर वो भी नहीं है तो घर में कोई छानना वगैरह लेके उससे छाने, उससे ये होगा कमज़ोर और टूटे हुए दाने निकल जाएंगे, सेहतमंद और अच्छे दाने रह जाएंगे, वही उनसे उनकी बजाई करें। तीसरा इसमें मरहला ये है कि गंदम की बजाई करने से पहले उसको जहर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बीज में मौजूद जरासीम या जो ज़मीन से जो बीमारियां लगती हैं उससे महफूज रहा जा सके। तो इन 3 इक़दामात अगर वो कर लेगा तो इंशाअल्लाह इससे खातिर खा फ़ायदा होगा। मतलब अगर उसके पास बीज नहीं भी है तो अगर इस तरह के वो लाहे अमल को फॉलो करके बेहतर अंदाज में, पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वो सर्टिफाइड बीज के लिए कोशिश करें, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी, जितनी पैदावार फसल अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा उनके लिए भी फ़ायदा है। जैसे कि हमने बीज की तो बात की, जब बीज के को बोने का वक्त आता है तो उस टाइम पे किस तरीके कार से, क्या उसका भी कोई स्पेसिफिक तरीका होता है कि उसको कैसे अपनी ज़मीन में जो है वो बीज को बोना है और किस तरह से अपने बीज को फेंकना है ताकि जो है वो बेहतर फसल, सेहतमंद फसल हासिल की जा सके? उसके लिए ज़रूरी है जब आपने ज़मीन तैयार करनी है तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा था रौनी करनी है। जब वतर आ जाए तो ज़मीन तैयार करनी है, उसमें 2 बार हल और 2 बार सुहागा लगा के ज़मीन को अच्छी तरह बुरबरा उसको तैयार करना है। उसके बाद सबसे बेहतर तो ये है कि ड्रिल के साथ उसको काश्त किया जाए जी। उसमें बीज जो है वो मतलूबा गहराई तक चला जाता है, जो 1.5 से 2.5 इंच तक होती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़मीन, जब आप ज़मीन को तैयार करते हैं तो उसकी ऊपर की परत की जो नमी है वो जल्दी खुश्क हो जाती है। तो अगर छटा किया हुआ है तो अगर बीज ऊपर पड़ा हुआ है तो ज़्यादा गहराई में या बहुत ज़्यादा गहराई में या बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ा हुआ है तो वो खुश्क होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। लेकिन जो ड्रिल है उसमें यकसा गहराई में
बीज जाता है और उसको नमी जो है वो मुनासिब मिकदार में मिलती है, जिससे फसल का उगाव अच्छा होता है। तो बेहतर तो ये है कि डेल काश्त की जाए 4 से 6 इंच के फासले के हिसाब से, और जो बीज की मिकदार है वो 1 मन 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाए अगर आप 20 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं। अगर 20 नवंबर के बाद काश्त कर रहे हैं तो उसमें 5 किलो का इजाफा कर लें, उसमें फिर आप 45 किलो उसमें फ़ी एकड़ के हिसाब से इसको यूज़ करें। जैसे कि आप एक टाइम लिमिट बता रहे हो कि यहाँ तक अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे इसके जो है वो आउटकम्स आएंगे, लेकिन अगर वो उस जैसे कि अभी आपने भी मेंशन किया कि उसमें थोड़ा सा आप इजाफा भी कर लें बीच में, तो उसके बाद क्या इसकी पैदावार में कमी आ जाती है, या इस पूरे टाइम को कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी अगर इसी टाइम पीरियड को जो है वो फॉलो किया जाए? जैसे कि आपने बताया है कि 25 अक्टूबर से लेके नवंबर तक जो है वो आप इसको कर सकते हो, और अगर नवंबर के बाद इसको कोई कर रहा है तो उसमें इसकी पैदावार में भी कमी आएगी, और क्या फसल के ख़राब होने का भी इसमें चांसेस होते हैं? जब आप 20 नवंबर के बाद या 30 नवंबर के बाद काश्त करते हैं, जिसको लेट काश्त या पछेती काश्त कहते हैं, उसमें एक तो ये है कि गंदम को अपना पौधे को पूरा वक्त नहीं मिलता उसका, और उसमें उसके जो झाड़ बनाने की सलाहियत है, शगुफ़े बनाने की सलाहियत है, वो बहुत कम हो जाती है। मौसम सर्द हो जाता है, उसमें अगाव, पहली तो बात यह है बीज का अगाव देर से होता है, और बीज के अगाव की शरह पे उसके फ़र्क पड़ता है, पौधों की तादाद कम रह जाती है। इसलिए इसमें फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि उसमें 5 किलो तक फ़ी एकड़ के हिसाब से इजाफा कर लिया जाए। ठीक है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन वक्त तो वही है जो मैंने आपको बताया कि 20 नवंबर से पहले पहले काश्त करें, ताकि गंदम के पौधे को पूरा वक्त मिले और वो उसकी बढ़ोतरी और जो भी उसके मराहिल हैं उसमें अच्छे तरीके से, और सबसे जो आखिरी मरहला आता है, जो दाने भरने का मरहला आता है, उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CGS10, और काश्तकारी के हवाले से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि हम जो है वो अपने किसान भाइयों के लिए जितनी आसानियाँ, जितनी आगाही, अवेयरनेस हो सके उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भरपूर अंदाज से अपनी फसल का जो है वो उसको काश्त कर सकें, उसकी पैदावार को जो है वो बेहतर बना सकें। गंदम की बात करें तो गंदम के लिए, जैसे कि हमारी फर्स्ट ब्रेक में भी हमने बात की, अगर किसी ने भी हमें ज्वाइन किया है तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अक्टूबर से लेकर जो है 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए बेहतरीन टाइम है, आप काश्तकारी कर सकते हैं। सर्टिफाइड बीज जो है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गंदम की जो फसल है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में फल फूल सकेगी, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे जो है वो एहतियाती तदाबीर हैं, या उनको कह लें कि इस तरह के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उस पूरे रूल्स को, उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो आप बेहतर अंदाज में अपनी फसल को जो है वो उगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास बीज नहीं है, अगर आपके पास पुराना है, आपकी गंदम भी पड़ी है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उस हवाले से भी हमने बात की। अब बात करते हैं कि अगर तो एक जो टाइम लिमिट बताया गया है उसका वो टाइम गुजर गया और आपने काश्तकारी नहीं की है, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर सजेशन क्या है, उसी हवाले से बात करने के लिए जो है हमारे पास हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे ताकि आपकी फसल बेहतर अंदाज में फल फूल सके। सर, आप बता रहे थे कि अगर 25 नवंबर के बाद कोई काश्तकारी कर रहा है तो उसके लिए क्या बेहतरीन आप सजेस्ट करेंगे, तो अपनी बात को कंसिडर। उसमें आमतौर पर जो गंदम के लेट होने की वजूहत होती हैं वो ये है कि पिछली फसल जो है ना उसकी बर्दाश्त नहीं की होती, जिसमें कमाद लगा होता है या कपास है या धान की फसल काश्त की हुई है। तो उस हवाले से ये है कि अगर आपने धान की फसल काश्त की हुई है और आप गंदम की काश्त करने में ताख़ीर हो रही है, तो आप ऐसा करें कि 15 से 20 रोज़ पहले धान की फसल को पानी लगाना बंद करें, ताकि जैसे ही उसकी बर्दाश्त हो तो आप गंदम काश्त कर सकें। उसमें ये आता है ज़ीरो टिलेज का तरीका, जिसको कहते हैं कि बग़ैर ज़मीन की तैयारी के गंदम की काश्त। उसमें ये होता है चूँकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, उसके अलावा तो उसमें कम से कम वक्त में आपने गंदम की काश्त करनी है, तो बग़ैर ज़मीन की तैयारी के आप इसको काश्त कर सकते हैं। उसके लिए पाक सीडर या हैप्पी सीडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़ीरो टिलेज ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो धान के बाद अगर आप काश्त कर रहे हैं तो उसमें आप उसको रोटावेटर या डिस्क हैरो चला के
तो ज़मीन में गंदम की काश्त कर सकते हैं ये ज़ीरो टिलेज ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए। और इस हवाले से मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है ज़िम्मेदारों से कि जो दान के मुड हैं उनको बिल्कुल ना चलाएं, उससे आलूदगी में इजाफा होता है और उसके अलावा जो ज़मीन में नामियाती मादे और जो दोस्त कीड़े हैं उनकी भी तलफी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा अगर कपास है तो आप खड़ी कपास में भी गंदम काश्त कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप ज़मीन में 50-60 किलो गंदम जो है उसको छटा करें और उसके बाद जो पहले पानी लगा दें और उसके बाद उसको वत्तर आने पे उसको छटा कर दें। जैसे ही आप जब आखिरी चनाई गंदम की वो कपास की कर लेंगे तो उसके बाद आप उसके बेड बना दें और इस तरह आप खड़ी कपास में गंदम काश्त कर सकते हैं नवंबर के महीने में। और उसके बाद बाकी जो खादों का इस्तेमाल है या बाकी चीज़ें वो फिर इसी तरह नॉर्मल तरीके से आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे कि आपने काश्तकारी के हवाले से बड़े डिटेल में बताया कि किस तरह से जो है वो बीज को जो है वो बोना चाहिए ताकि बेहतर अंदाज में जो है फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके। पानी की आपने इसमें बात की थी कि पानी की कितनी मिकदार होनी चाहिए और किस लिहाज से पानी का छिड़काव किया जा सके ताकि एक बैलेंस तरीके से जो है वो फसल की पैदावार के जितने भी स्टेप्स उनको फॉलो किया जा सकता। तो पानी की छिड़काव और उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? गंदम को आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मराहिल हैं वो 3 मरहले उसमें आते हैं। एक है सबसे पहले अगर आपके पास बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं है और आप एक ही पानी मुयस्सर है और वो आपने देना है तो वो पहला पानी है जब गंदम के झाड़ बनाने का वक्त आता है। बिल्कुल सही। ये है गंदम की काश्त के 20 से 25 दिन के बाद का वक्त आता है। लेकिन अगर आप अक्टूबर में काश्त कर रहे हैं तो आप इसमें ये भी देखें 3 से 4 पत्ते पे जब गंदम आती है तो उस वक्त पानी देना इंतहाई ज़रूरी है। अगर उस वक्त पानी की कमी हो जाए तो गंदम जो झाड़ बनाने की सलाहियत कम हो जाती है, शगुफ़े कम बनाती है या नहीं बनाती। उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है वो 80 से 90 दिन के बाद जब गंदम गोब की हालत में आती है, सिट्टा निकलने का वक्त होता है, इस वक्त पानी देना इंतहाई ज़रूरी है। ये दिनों के साथ साथ मैं उस गंदम की हालत भी बता रहा हूँ, आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए पानी देना है। जब तीसरा जो इंतहाई ज़रूरी है पानी देने का वक्त वो है जब दाना दूधिया हालत में होता है, उस वक्त पानी देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो आखिरी पानी है मार्च के महीने में देना, वो जब दाना नरम हालत में होता है, जब दूधिया हालत से आगे चला जाता है, गोंदनुमा हालत में होता है, उस वक्त पानी देना इंतहाई ज़रूरी है। पानी देने के हवाले से अच्छा रेतली ज़मीनें हैं तो इसमें 1-2 पानियों का और इजाफा किया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा पानी के हवाले से इन ज़िम्मेदारों को चाहिए कि महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयाँ हैं बारिश के हवाले से, आंधी तूफ़ान के हवाले से, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। ख़ासकर मार्च के महीने में चूँकि उस वक्त बारिशें और तूफ़ान ज़्यादा आते हैं, फसल के गिरने का अंदेशा होता है, तो उसमें पानी की मिकदार का भी ख्याल रखना होता है। क्योंकि अगर आपने उसको मद्देनज़र अगर उस वक्त दर्जा हरारत भी ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आप पानी नहीं देंगे तब भी फसल को नुकसान है, अगर आप ज़्यादा पानी लगा देंगे तो फिर भी फसल के गिरने का अंदेशा होता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए गंदम की फसल को पानी लगाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया कि पानी का जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि हर एक जो है मरहला जैसे जैसे आप उसको करते जाते हो उसकी अपनी एक अहमियत है। खादों के हवाले से अगर बात करें तो खादों की इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस है, खाद का इस्तेमाल, उसकी बेहतर क्वांटिटी और फिर किस तरह की खाद जो है वो गंदम की फसल में इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, खादों के हवाले से ये है कि अगर आपने सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप अपनी ज़मीन का तज्जिया कराएं महकमा की लेबॉर्ट्रियों से। ये सहूलत हर डिस्ट्रिक्ट में ये हासिल है। आप वहाँ अपने सैंपल से और ये देखें कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है। अगर इसके अलावा दूसरा ये है कि महकमा ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जिसको खाद हिसाब के नाम से। अच्छा। वो आप अब हर एक के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप अपनी वहाँ से भी इसका हिसाब लगा सकते हैं। आम तौर पर अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो उसमें 2 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया उसमें डालने की सिफारिश की जाती है, 1 बोरी SOP। अगर आपकी दरमियानी ज़मीन है तो उसमें 1.5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, भारी है, तो उसमें 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है।
इस हवाले से मैं ये भी उसको जो पोटाश और फास्फोरस का इस्तेमाल है वो सारा ज़मीन की गन्ने की काश्त के वक्त डाल दी जाती है, जबकि जो नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल है ये 2 से 3 किस्तों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिजाई के वक्त पहले पानी और दूसरे पानी के साथ। तो इसमें ये सबसे अहम बात यह है कि हमारे ज़िम्मेदार खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर पर फास्फोरसी और पोटाश की खादों का इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं। तो उससे गंदम की पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, दाने के साइज़ में, दाने की बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रूट डेवलपमेंट उससे अच्छी नहीं हो पाती, जिससे जो पौधा है वो कमज़ोर रह जाता है और वो फसल गिरने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात की कि गंदम की बहुत सारी इकसाम होती हैं, आपने उसके बारे में बड़ी डिटेल से भी बताया। तो जब गंदम की डिफरेंट तरह की इकसाम है और आप अपनी ज़मीन और इलाके के हिसाब से जो है वो काश्तकारी कर रहे हैं, तो उसमें जो खादों का इस्तेमाल है वो भी डिफरेंट होता होगा या सेम ही खादें जो है वो हर तरह की गंदम की फसल के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आपने मुतवाज़न अभी खाद की भी बात की है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की होनी चाहिए वो बहुत मैटर करता है कि किस खाद की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो डिफरेंट गंदम की इकसाम के लिए डिफरेंट तरह की खाद इस्तेमाल करेंगे या आप हर तरह की फसल के लिए एक ही तरह की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये खादों का जो इस्तेमाल है ये गंदम की किस्म से ज़्यादा ज़मीन की किस्म के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि इसका ताल्लुक ज़मीन से है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ज़मीन कमज़ोर है तो उसमें आपने 2-2 बोरी ये इस्तेमाल करनी है, अगर दरमियानी ज़मीन है तो उसमें 1.5 बोरी है, और अगर कमज़ोर ज़मीन है तो उसमें आपने 2 बोरी, और अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो फिर उसमें 1 बोरी। तो आपने इसलिए ज़मीन का जो तजिया करना ना वो बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है। उसके अलावा हमारी ज़मीनों में जिंक और बोरान की भी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिंक सल्फेट 33% जो है वो 5 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से, इसी तरह बोरिक एसिड जो है वो 2.5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। हम जो है गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और गंदम की काश्तकारी के हवाले से हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, जो आपके लिए आई एम श्योर बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार बढ़े, तो इन तमाम मराहल का बहुत एहतियात के साथ, बहुत ख्याल के साथ जो है ना वो आप अपनी काश्तकारी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकें और गंदम अच्छी और सेहतमंद गंदम जो है वो पैदा की जा सके। जब बीज की बात होती है, खादों की बात होती है, जब आप हर तरह की स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी एहतियाती तदाबीर होती हैं काश्तकारी के बाद भी जो है वो गंदम का और उसकी फसल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो गंदम पे हमला आवर हो सकती हैं, उस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि उससे किस तरह से बचा जा सकता है। जिस तरह के आपने सर पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह का कौन सा वक्त जो है वो इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से पूरा जो है वो पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। वहीं पे जब आप पूरा अपना काश्तकारी का अमल मुकम्मल कर लेते हैं तो फसल का देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जड़ी बूटियों का कितना अहमियत है और किस तरह से अपनी फसल को जो है बीमारियों से बचाया जा सकता है। गंदम में 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, नुकीले पत्तों वाली और चौड़े पत्तों वाली। जो जड़ी बूटियाँ हैं ये 14 से 42% तक नुकसान करती हैं, गंदम की पैदावार को कमी का बायस बनती हैं, क्योंकि ये जगह में ग़िज़ाइयत के हवाले से, ज़मीन के हवाले से गंदम के पौधे के साथ मुकाबला करती हैं, इसलिए इन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये है कि जो सबसे पहले चौड़े पत्ते वाली गंदम की बूटियाँ जो ज़िम्मेदार में नमूदार होती हैं, तो अगर आपने उस हवाले से अलग और मखसूस ज़हरें हैं, उसके बाद दूसरी नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ वो ज़ाहिर होती हैं। तो अगर आपने चौड़े पत्ते वाली आपने अपने खेत का मुआयना करते रहना है और देखना है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं। अगर चौड़े पत्ते वाली हैं तो पहले पानी के बाद वत्तर आने पर और मखसूस ज़हरों का इस्तेमाल करें। अगर नुकीले पत्तों वाली हैं तो दूसरे पानी के बाद इसका ज़हरों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
फिर कुछ जहरें हैं जो अगर आपके खेत में चौड़े और नुकीले दोनों पत्तों वाली हैं तो फिर ऐसी भी दवाइयाँ हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि इन दोनों को बैक वक्त कंट्रोल करती हैं। तो आप 40 से 45 दिनों के बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जो फसल में हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के कीड़े भी पैदा हो जाते हैं बहुत सारी, जो आपकी फसल को ख़राब करते हैं। तो कौन सी बीमारियां हैं या कौन से ऐसे कीड़े हैं जो गंदम की फसल में पैदा होते हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है? अच्छा, गंदम की फसल पे जो सबसे जो अहम जो पाकिस्तान में हमलावर होती है वो कुंगी की बीमारी है। वो दो किस्म की है, जर्द कुंगी और भूरी कुंगी। तो सबसे पहले ज़िम्मेदारों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इसकी पहचान क्या है। ये गंदम के ऊपर जर्द या भूरे रंग का पाउडर नुमा जो मादा होता है वो मौजूद है। अगर आप उसको हाथ से पत्ते को ऐसे मलेंगे तो आपके हाथ पे लगेगा। अच्छा। अगर पाउडर की सूरत में जर्द या भूरे रंग का पाउडर मौजूद है तो आप समझें कि वो कुंगी का हमला है। तो इसके लिए उसके अलावा जो गंदम का पीलापन आ जाता है तो आपने ये बात याद रखनी है, गंदम का पीलापन कुंगी की अलामत नहीं है। अच्छा, दूसरा इस हवाले से ये है कि अगर आप महकमे की सिफारिश करदा अक़साम काश्त करेंगी तो वो कुंगी के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त रखती हैं। उसके लिए स्प्रे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से ज़िम्मेदारों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से मफाद परस्त अनासर जो है ये गंदम की कुंगी का स्प्रे ज़िम्मेदारों से करवाते हैं। वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपने महकमे की सिफारिश करदा किस्म काश्त की हुई है तो आपको इस हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पर बिल्कुल उसमें क़ुव्वत मदाफ़त है और वो उसके खिलाफ मज़ाहमत रखती है। दूसरा, आपने गंदम की कीड़े के हवाले से बात की है तो इसमें जो सबसे आम है वो इस पर हमलावर होता है वो गंदम का सुस्त तेला, जो वस्ते फरवरी के बाद इस पर आना शुरू होता है। तो उसमें ये है कि ये पैचेस की सूरत में अगर आप मौसम जो है वो उसके लिए बन जाए साजगार, नमी का तनासब और बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो इसके हमले आवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके हवाले से ये है कि ये मखसूस टुकड़ियों की सूरत में हमलावर होता है। अगर इस पर पानी का स्प्रे कर दिया जाए ये हालात, क्योंकि ये अगर एक बार पौधे से नीचे गिर जाए तो ये दोबारा उस पर हमलावर नहीं होता। इसके लिए भी स्प्रे की ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्च में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये दो चीज़ें थी जिसके लिए ज़िम्मेदारों को जो है वो अपना ख्याल रखना है कि इसके लिए किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर जब गंदम पर दाना बनने का अमल शुरू हो जाता है तो उस वक़्त किसी भी किस्म की जहरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो जहरें दाने के अंदर सरायत कर जाती हैं जो कि बाद में इंसानी इस्तेमाल में आती है और वो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। जी, मैं यही पूछने वाली थी कि जब हम फसल की कटाई के अमल से पहले, जैसे आपने कहा कि स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके अलावा जैसे मौसम की तब्दीली बहुत अनप्रडिक्टेबल है, हमारा क्लाइमेट चेंज भी जैसे हम देखते हैं कि रोज़ ब रोज़ चेंज होता रहता है, तो कटाई से पहले के ऐसे कौन से अवामिल हैं या ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो आप एहतियाती तदाबीर हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि इस तरह करके हम अपनी जो कटाई के अमल को जो है वो आसान कर सकते हैं या बीज को जो है वो महफूज कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि कटाई के अमल से पहले अगर आपने सबसे पहले तो ये देखना है, अगर आप अपने घर के लिए बीज रख रहे हैं तो उस खेत में तमाम खादों का इस्तेमाल और जड़ी बूटियों का कंट्रोल और बाकी पाशी मुनासिब उसका मद्देनज़र रखते हुए आपने वो उसका ख्याल रखना है। और उसके अलावा जब उसकी कटाई का मरहला आता है तो आपने उसके लिए अलग मशीन इस्तेमाल करनी है और एक ही किस्म को काश्त करने के लिए आपने अलग अलग उनकी पैकिंग करनी है ताकि आपके पास खालिस बीज हासिल हो सके जो आप अगले साल इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा महकमा मौसमियात की जो पेशगोइयाँ हैं ख़ास तौर पर बारिश के हवाले से आपने उसको मद्देनज़र रखना है और फिर कटाई का अमल शुरू करना है। कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती। कटाई के मरले में गंदम इसके नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उससे बचने के लिए ये है कि आप अच्छी मशीन का इस्तेमाल करें जिसमें वो दाने की जो थ्रेशिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके और दाना उसमें ज़ाया ना हो। और इसका ये भी है कटाई का मरहला मुनासिब वक्त पर करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर से करेंगे तब भी नुकसानदेह है और अगर जल्दी करेंगे तो तब भी उसमें नुकसान आते हैं। तो उसका तरीका ये है, जब दाने में 10% से नमी का तनासब हो जाए तो उस वक्त आपने इसको करना है। उसमें ये है कि आप दाने को आप तोड़ के देखें, अगर दांत से तो अगर उसमें कड़क की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है अब इसके कटाई का मुनासिब वक्त आ चुका है। ठीक है। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में ऐप के हवाले से भी बात की थी कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी पेशी है तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा
सा आप ऐप के हवाले से लोगों को गाइड कर दें, ताकि अगर किसी को अभी तक ऐप के बारे में नहीं पता है, किसी ज़मींदार को या हमारे किसानों को, तो वो किस तरह आज ही वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐप को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, कौन से उसके फ़ीचर्स हैं और उसका इस्तेमाल बेसिकली क्या है? उसका इस्तेमाल बेसिकली ये है कि गंदम जो हर इलाके की खाद की ज़रूरतों के हिसाब से ये महकमा ने ये तैयार की है। अगर आप उसमें SFRI जाके लिखेंगे तो वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगी और उसमें आप अपने इलाके का वो देंगे कि कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं। वो अपने सारे उसमें जब आप पैरामीटर्स लिखेंगे तो आपके इलाके के हिसाब से वो खाद आपके बता दी जाएगी कि आपको यहाँ पे कितनी बोरी DAP या यूरिया या फॉस्फेट कितनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐप का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसमें अपनी खाद का एस्टिमेट लगवा सकते हैं कि आपको कितनी आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, क्योंकि पूरे पंजाब की ज़मीनों का सर्वे करके और फिर ये ऐप तैयार की गई है। तो उसमें हर इलाके के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसमें आपको रहनुमाई मिलेगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और हमारे जितने भी देखने वाले हैं, स्पेशली हमारे किसान भाई, उनके लिए आज का ये पूरा सेशन, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि अगर आपने अभी तक पैदावार नहीं की है, काश्तकारी नहीं की है, तो इन तमाम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, ताकि अपनी फसल की जो पैदावार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बहुत सारी जो है ना वो बरकतें और नेमतें शामिल करें। आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानी पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।